मॉर्निंग पाकिस्तान, सुबह के 8 बज चुके हैं। आप हैं वक्त न्यूज के साथ अपने फेवरेट प्रोग्राम न्यूज लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा फखर और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम न्यूज लाउंज में बात करते हैं नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर, उन खबरों पर तबसरे शामिल करते हैं जो हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद होते हैं। आप लाइव कॉल्स के जरिए से अपने सवाल, अपनी राय और अपने तज्जिए भी दे सकते हैं। खबरों की जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज के दिन की कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के बारे में। 9 अगस्त 1974 अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने इस्तीफा पेश किया। रिचर्ड निक्सन को इस्तीफा वाटरगेट स्कैंडल के नतीजे में देना पड़ा और ये अमेरिका की तारीख का वाहिद सदारती इस्तीफा था। अगस्त 1945 जंग अजीम दोइम के आखिरी मराहिल में अमेरिका ने जापान के इलाके नागासाकी पर फैट मैन नामी एटमी मिसाइल दागा, जिसके नतीजे में तकरीबन 80,000 अफराद जाँ बहक हो गए। ये तारीख का दूसरा एटमी धमाका था। 9 अगस्त 1173 ईस्वी को इटली के मशहूर पीसा टावर की बुनियाद रखी गई और इसकी तामीर तकरीबन 200 साल में मुकम्मल हुई। पीसा टावर दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है। वेलकम बैक। और नवाए वक्त टुडे की खबरें भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इनसे तबसरे और तर्जीह लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं सीनियर तर्जियाकार और सीनियर जर्नलिस्ट दिलावर चौधरी साहब। वेलकम कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम पे। और सबसे पहले बढ़ेंगे नवाए वक्त टुडे की जो सबसे अहम खबर है, पहली खबर है, उसकी जानिब से सुकाम को ख़त के मामले के हवाले से है और बढ़ते हैं नवाए वक्त टुडे की जानिब। सुकाम को खत का मामला, वजीर आजम को तौहीन अदालत का नोटिस 27 अगस्त को तलबी। वजीर आजम ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करके बादी नजर में तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया। 27 अगस्त को जाती तौर पर हाजिर हूँ। गिलानी को इस केस में सजा हुई और उन्हें वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़े थे। अटॉर्नी जनरल की सदा पर मुनासिब वक्त दिया गया। हीले बहाने किए जा रहे हैं। अभी तक कोई रिपोर्ट जमा कराई गई, ना अदालती अहकामात पर अमल किया गया। एनआरओ अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर हुक्म। जी, कल तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए गए हैं हमारे नए वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब भी, और उनको अब 27 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। इसको मोहलत कहेंगे या इसको डेडलाइन कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्चुअली अब तो इसको कहेंगे स्टार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसका स्टार्ट कहेंगे ये, कि मतलब अगर उसी तरह नेक्स्ट फेज़ में दाखिल हो गया ये मामला। जैसे कि गिलानी साहब को पहले कुछ मोहलतें दी गई कि आप ख़त लिखें, तो उसके बाद इनको अब ये कहा जा रहा है कि आप ख़त लिखें, और जब इन्होंने नहीं लिखा, 2-3 मोहलतें मिली इन्हें और ना कोई जवाब जमा करवाया जैसा कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा। फिर उसके बाद एक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो गई है। और इस हवाले से जो बात ये है कि इस एक टकराव की कैफियत है अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान, और उस पर पार्लियामेंट का मौक़िफ़ ये है कि जनाब हम तो आइन पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि आइन जो है वो चूँकि इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 248 के तहत, तो इसलिए हम ख़त लिखने के पाबंद नहीं हैं और आप ये अपने ऑर्डर जो हैं ये वापस लें, ये हम पे लागू ही नहीं होते, ख़ास तौर पे इस प्राइम मिनिस्टर पे। लेकिन इस सारे चीज़ को इस तनाजुर में देखने की ज़रूरत है कि आइन की देखें, पहली बात तो यह है कि जब आइन का आर्टिकल 204 आ जाता है, जिसमें यह है कि सब बुनियादी हकूक़ के सब के बराबर हैं, कोई किसी को कम या ज़्यादा नहीं है कोई भी इस मुल्क में। दूसरा ये है कि हमारे जो इस्लामिक नॉर्म्स हैं, और आइन ये कहता है कि कोई भी मुल्क के अंदर कोई भी कानून साजी जो है वो आइन जो है वो इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। और इस्लामी कवानीन जो है वो स्ट्रिक्टली मसावात पे अमल करते हैं कि सब बराबर हैं। वहाँ खलीफा भी अदालतों में पेश होते हैं, सारा कुछ होता है जब आप इस्लामी आइन का कॉन्सेप्ट आप लेके आते हैं। तो उसके रोशनी में जब ये सारा आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आर्टिकल 248 को देखते हैं, हमारे बड़े साथी ये कहते हैं जी इस्तिस्ना हासिल नहीं है, तो उस सारे फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जब आप 248 को देखते हैं तो वो बड़ा माइनर सा वो उसका इम्प्लीकेशंस रह जाती हैं उसकी, कि वो ये है कि आप जो अपने इक़दामात कर रहे हैं उसमें आपको एक थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ है कि आप जो अपने आपको जो मनसब दिया गया इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव का, तो उस मनसब के तहत आप जो अपने जो इक़दामात हैं, जो सरकारी इक़दामात हैं वो कर रहे हैं, उनको किसी हद दिलावर साहब क्या मुमकिन है कि 27 अगस्त, अब तो चूंकि तौहीन अदालत का नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन क्या मुमकिन है कि 27 अगस्त से पहले कोई दरमियानी रास्ता निकाल ले हुकूमत और ख़त लिखने की तरफ पेशरफ्त हो सके? अगर हो जाती है तो क्या ये नोटिस वापस हो जाए? देखें, पहली बात ये है कि अभी भी कुछ बड़े आइनी माहिरीन, मेरे बड़े सीनियर जो मैं जिनको देखता हूँ, वो ये कहते हैं कि जी 6 ऑप्शंस दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले भी ये बात हुई कि जी अब जब गिलानी साहब का मामला था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलें इस्तिस्ना को देख लेते हैं, तो कईयों ने कहा कि जी अब इस्तिस्ना का डिसाइड होगा। अभी भी ये सारी बातें कि भी 6 ऑप्शंस में से जो दिए गए थे गिलानी साहब की दफ़ा कोर्ट ने, उनमें एक ऑप्शन पर अमल कर लिया है, तो ये भी तो डिस्क्रिमिनेटरी होगा ना कि आप एक बंदे के लिए तो आपने कंटेम्प्ट लगा के उसको नाअहल करार दे दिया, अब दूसरे के लिए दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। मेरा ख्याल है कि कोर्ट के पास अब वही ऑप्शन है कि जो अहकामात ना माने उस पर कंटेम्प्ट लगे, और दरमियानी रास्ता वगैरह यही है कि जो गवर्नमेंट है वो इसको रियलाइज़ करे कि जनाब हमें ख़त लिखना है, वो इस चीज़ को महसूस कर ले कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक पे थे। अच्छा, ये है दिलावर साहब, अदालत का मकसद क्या ख़त लिखवाना है या वज़ीर आज़म को नाअहल करना है? अगर तो खत लिखवाना मकसद है और वज़ीर आज़म खत नहीं लिख रहे, जिस तरह बादी नज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना ही आइंदा लिखेंगे, ये बात तो श्योर है कि अगर राजा परवेज़ अशरफ के बाद कोई और वज़ीर आज़म आएंगे तो वो भी खत नहीं लिखेंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो अदालत किसी और अथॉरिटी को हुक्म क्यों नहीं दे देती कि वो खत लिखते? नहीं, बात ये है कि ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव को ही दिया जाएगा ना। देखें, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वही ये करेगा, जो कि सारी फौज का भी तो इख्तियार अदालत के पास। देखें, आर्टिकल 187 और आर्टिकल 190 के तहत अदालत, एक तो आर्टिकल 187 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि तमाम इदारे, हम फौज की बात करते हैं, पहली बात तो ये आर्टिकल 187 पे अमल करें कि तमाम इदारे, चाहे वो पार्लियामेंट है या मतलब ये इंतज़ामिया है या कोई भी है, वो जो मानने के पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, ठीक है ना। अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव को कहते हैं तो आर्टिकल 187 ही अप्लाई हो जाता है। आर्टिकल 190 के जब वो आर्मी को बुलाएं कि जहां अप्लाई नहीं हो रहा ये सारा कुछ का, उनके ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो बात की बात है। दूसरी बात ये, मैं एक छोटी सी बात यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि अदालत का काम क्या खत लिखवाना है, आपने जैसे कहा कि वो ये कहना चाहते हैं। एक्चुअली बात ये है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में देखते हुए आर्टिकल 248 को एक माइनर पोजीशन दी है अदालत ने अपनी तशरीह में, जो कि बिल्कुल बजा है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसकी जो वजूहत है वो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक इस्लामिक नुक्ता निगाह से दूसरा आर्टिकल 204 है। तीसरी बात यह है कि अदालत ने यह तय किया है, जो मैं महसूस करता हूँ कि हमने करप्शन के ख़िलाफ़ फाइट करनी है, ऑल टुगेदर हमने जाना है इसके खिलाफ। और आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में अदालत ने जो बड़े सेंसिटिव मामलात हैं उनमें ज़्यादातर करप्शन के केसेस को सामने लाए हैं। अब इसमें उन्होंने वो ये देखते हैं कि ये भी तो है ना कि कल को आप कहें जी सदर को इस्तिस्ना हासिल है, उसको नहीं छेड़ते, तो ये भी तो एक बहस छेड़ सकती है कि जनाब आप बड़ों को छोड़ देते हैं और बाकियों को आप करप्शन में लगा दे देते हैं। तो दूसरी बात है कि ये एक छोटी सी मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि हमें भी मतलब ये जो हमारे कुछ, हमें कोई किसी से कोई मतलब जाती वो नहीं है कि हम ये कहें कि 248 क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। अगर हमारे कुछ साथी हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो उसमें आप बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि आप हाईएस्ट ऑफिस जो है वो लेके बैठे हुए हैं और आप पे करप्शन के चार्जेस लगें या करप्शन की बात हो आपके हवाले से, तो आप कहें जी मुझे तो इम्यूनिटी है। बल्कि आपको तो मिसाल बन जाना चाहिए। आइन के पीछे पनाह लेने की कोशिश करने की बजाय, आइन के पीछे पनाह लेने की कोशिश करने की बजाय आपको मिसाल बनना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को पेश करते हैं। तौहीन अदालत के ही हवाले से अगली खबर भी शामिल करते चलें जी। तौहीन अदालत कानून खत लिखने के फैसलों के खिलाफ नजरसानी की हुकूमती अपीलें दायर कर दी गई हैं। 3 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की गई। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाने वाला वज़ीर आज़म स्विस हुकाम को ख़त लिखने के हुक्म का पाबंद नहीं है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है जी हुकूमत की जानिब से। जैसे कि आपने भी कहा कि अभी कुछ लचक का मुज़ाहरा हुकूमत को करना चाहिए और हुकूमत की जानिब से तो कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म का भी एक बयान दिया, वो भी साथ अगर हम शामिल कर लें कि इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त हो सकते हैं। पंजाब से मामलात में कुछ बेहतरी आई है, ये कहना है वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब का। कुर्बानियाँ देते रहेंगे जमहूरियत, दुश्मन कुव्वतों की डेडलाइंस के बावजूद हमने 5 बजट मंजूर कराए। पार्लियामानी पार्टी अपोजिशन को इफ्तार डिनर से उन्होंने खिताब किया है। एक तो वज़ीर आज़म का बयान कि क़ब्ल अज़ वक्त हो सकते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे तबकात कह रहे हैं कि अब हो ही जाने चाहिए इंतखाबात। और जो अमीर अवाज साहब पहले थोड़ा सा ये इस पर बात कर लें, जो इन्होंने दरख्वास्तें जमा कराई हैं, अपीलें जो जमा कराई हैं,
मैं इस पे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट का पुराना स्टांस है कि जी हमने आइन के तहत, चूँकि आइन इजाज़त नहीं देता, इम्यूनिटी है, इसलिए वज़ीर आज़म आइन पे हलफ उठाया हुआ है, इसलिए वो ख़त नहीं लिख सकता क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ये वो जवाब अपना जमा करवा चुके हैं पहले भी, जो ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच है इसके सामने, और वो इसको टर्न डाउन एक तरह से कर चुके हैं कि वो उन्होंने इसको कहा नहीं, आप ये कोई रास्ता नहीं है कि नहीं, क्योंकि जो हम आपको तशरीह करके दे रहे हैं दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल, या तो बताएं कि कैसे है। जहाँ तक अब बात यह है कि ये कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, वज़ीर आज़म अब इस तरफ अगर बात करें तो ये एक तरह की एम्बिग्युइटी क्रिएट की जा रही है। एक्चुअली एक मतलब इसका मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको थोड़ा सा डिफ्यूज़ किया जाए, जो हाई अप पोजीशन है अपोजिशन की, कि बस आप इलेक्शन कराएं, कि जैसे ही आपको कोई कंटेम्प्ट कोर्ट में नोटिस मिलता है आप कहते हैं नहीं कबल अज़ वक्त कराए जा सकते हैं, ज़रा उस प्रेशर को डिफ्यूज़ किया जाए। हालांकि 2 दिन पहले आपके प्रेसिडेंट कह रहे हैं जो जिनके लिए आप खत ना लिखने पर जो है मक्तल में जाने के लिए तैयार है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। तो ये एम्बिग्युइटी इसलिए क्रिएट की जा रही है कि टाइम गेन पॉलिसी जो है, मतलब कोर्ट के साथ भी खामखा का टकराव करके एक टाइम गेन के, देखें जी हमारे साथ ये हो रहा है, वो एक तो कोर्ट को प्रेशर में लाया जाए, दूसरा थोड़ा सूद किया जाए ऑपोजिशन को भी और लोगों को भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये सोच रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये सोच रहे हैं। अपने व्यूअर्स को हम अपने नंबर्स बताते चले जी, आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव शामिल हो सकते हैं, और कोई भी अपनी राय देना चाहें, कोई आपका इशू हो जो आप सॉर्ट आउट करवाना चाहते हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ दिलावर चौधरी साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे कोई सवाल करना चाहें मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से तो वो भी आप कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बताती चलूँ जी, 00423 हमारा कोड है, 631218 हमारा एक नंबर है, और दूसरा नंबर 0423 हमारा कोड है, 63076111 हमारा दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। अगली खबर हम शामिल करते चले जी। अगली खबर है मुश्तरका मुफादात ने शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाज किया है और यकसा लोड शेडिंग पर करारदाद मंजूर कर ली गई। अहमद मुख्तार की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम की गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी एहतजाज। पेट्रोलियम पॉलिसी की मंजूरी, पंजाब के हिस्से की 700 मेगावाट बिजली कराची को दी जा रही है। पंजाब से इम्तियाजी सलूक काबिल बर्दाश्त नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है विभाग को मुस्तहकम करने और अवाम में एकजहती को फिरोग देने के लिए एनर्जी कॉन्फ्रेंस के फैसलों के मुताबिक बिजली की गैर मुनसिफाना लोड शेडिंग खत्म की जाए। करारदाद का मतन था ये शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो पेश की गई। उनका ये कहना है कि पंजाब को जो है दूसरे सूबों की निस्बत इसमें लोड शेडिंग ज़्यादा की जाती है। इस हवाले से भी आपसे मैं जो है तजज़िया आपका लूँगी और तबसरा भी। इस वक्त करोड़ पक्का से एक लाइव कॉलर हमारे साथ एहसन प्रोग्राम में हमसे बात करना चाहेंगे। जी एहसन, अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं राव मुख्तार अहमद बोल रहा हूँ जी, करोड़ पक्का से। चौधरी साहब से मेरा सवाल है जी, ये सुई से काम को खत लिखने में टाल मटोल से काम ले रही है गवर्नमेंट, तो ये डिले करने की वजह से स्विस बैंक से पैसा नहीं निकाल लेंगे, तो वो खत अगर लिखा भी गया बाद में फायदा क्या होगा, पैसा जो निकाल चुके होंगे जी। और दूसरा जी, कोई सख्त एक्शन नहीं ले सुप्रीम कोर्ट, इनको जेल में भेजा जाए कि पाकिस्तान के आइन के साथ किस तरह मजाक कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी इनको बहुत ज्यादा टाइम दे रही है। ठीक, एहसन तेजी करोड़ पक्का से हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उनका मैसेज दिलावर साहब आपने सुना, उनको यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस वक्त तमाम जो है वो भी बेचैनी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हुकूमत की जानिब से आपको पता ही है कि अपने फैसले पर डटी हुई है और रस्वी सुकाम को खत ना लिखने का उनकी जानिब से मुजाहरा किया जा रहा है। बात ये है कि आप किस किस्म का एक्शन चाहते हैं। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डंडा पकड़ा होता है वो आइन का डंडा है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बार। उन्होंने कोई किसी को मारना नहीं है, फिजिकली कोई ये नहीं करना। एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दिया जा चुका है, लेकिन 30 सेकंड की सजा भी तो कोई सजा नहीं है ना दिलावर साहब। नहीं, बात तो ये है कि 30 सेकंड की सजा कोई अदालत आलिया की नाफरमानी करना और उसको मजाक उड़ाना और 2 साल तक कौम को रोंद के रखना। एक्चुअली मीर अब्बास साहब, इसको आप आर्टिकल 63(1) के तहत देखें जो बाद में इसकी तशरीह हुई कि वो 30 सेकंड की सजा नहीं है, बल्कि उनको अपनी वजारत उज़्मा के लिए जाना पड़ा, उनको अपनी सीट छोड़ना पड़ी और 5 साल के लिए उनको नाअहल होना पड़ा है। और वो 5 साल के लिए अब इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते किसी पब्लिक ऑफिस को, वो वी कांट बियर दैट। तो ये एक बहुत बड़ी सज़ा है, एक एग्जाम्पल है। अब दूसरी बात ये है कि हर एक का अपना अपना काम है ना। अब हमें अवाम को, सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदे को कह दिया कि ये इस तरह गिल्टी है और उसको मतलब कन्विक्ट कर दिया, अब बाकी अवाम का भी तो काम शुरू होता है ना। अब वो ये है कि हम जो भी हम देखें कि जो अवाम के काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा या कुछ नहीं कर रहा, हम भी रिजेक्ट करें, अपने तौर पे भी उनको रिजेक्ट करें।
آج ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جی. پیٹرولیم قیمتوں کا ہفتہ وار تعین رواں ماہ کے شروع میں ہو جائے گا. ڈاکٹر عاصم حسین جو کہ مشیر پیٹرولیم ہیں, انہوں نے کہا ہے قائمہ کمیٹی نے تجویز کو مسترد کر دیا ہے. اس سے پہلے 1 مہینے کے بعد پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں تبدیلی کی جاتی تھی, اس کے بعد 15 دن کے بعد کی جانا شروع ہوئی, اور اب کہا جا رہا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد کی جائے گی. یہ تجویز کو مسترد کر دیا ہے قائمہ کمیٹی نے. اور ساتھ ہی خبر اور شامل کر رہتے ہیں, کابینہ کے اراکین کرپٹ ہیں. رحمان ملک صاحب نے 5000 نوکریاں بیچی. پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین وزراء پر برس پڑے. وزراء ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں. اراکین نوکریاں بیچنا ثابت ہو جائے تو مستعفی ہو جاؤں گا, رحمان ملک نے کہا ہے, اور نور عالم نے چیلنج کو قبول کر لیا ہے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک طرح کا بڑا ایک جو ہے وہ اتنا چیزیں نارمل نظر نہیں آ رہی ود ان دا پارٹی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بالکل عوام سے دور ہوتے چلے جائیں, عوامی کام نہ کریں, اور یوں سمجھیں کہ ہم جو الائنس پولیٹیکل الائنس بیسس پہ اور اس طرح اس کو مطلب کسی پارٹی کو لتاڑ کے کسی پارٹی کو ابھار کے جو ہے ہم پھر سے اقتدار میں آ جائیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہوتا. اور مطلب اس پارٹی کے اندر ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے, بہت بڑی عوامی پارٹی ہے, اس میں عوامی لوگ بھی موجود ہیں. اور جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے لوگوں کو مطلب بالکل نوکریاں جو نہیں مل رہی میرٹ پہ, اس کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں. ترقیاتی کام جو میرٹ پہ نہیں ہو رہے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. اور جو نیشنل لیول پہ انرجی کرنچ اور اکنامک پرابلمس ہیں جو ان کو سالو نہیں کیا جا رہا, وہ سوچ رہے ہیں. اور وہ گاہے بگاہے کیبنٹ میں بھی اور اس طرح کے اجلاسوں میں بھی وہ اپنا آپ کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ جناب اس طرح ہم کیسے. نوکریاں بیچنا کرپشن صرف رحمان ملک صاحب پہ نہیں, یہ تو پوری کی پوری پیپلز پارٹی کی کابینہ. یہاں پہ نوکریاں بیچنے کی بات کی گئی دلاور عباس صاحب, نوکریاں جو ہے بانٹی بھی جاتی ہے. جب اقتدار میں آتے ہیں ہمارے حکمران تو وہ اپنے جو ان کے جو ایک حلقہ ہوتا ہے, اپنا جو ٹولہ ہوتا ہے, ان میں پھر نوکریاں باقاعدہ طور پہ بانٹی جاتی ہیں. اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ لائیو کالر مصطفیٰ لائن پر موجود ہیں, ان سے جاننا چاہتے ہیں وہ کیا کہیں گے. جی مصطفیٰ, اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو قرض کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کچھ جو آپ کے جورسٹ ہیں سو کالڈ, انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ یہ جو سیاسی جو ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں ان کے بیسس پہ اگر ججز وہ اپنی ججمنٹس دینے لگیں تو جمہوریت کے متعلق انہوں نے باتیں کی ہیں بڑی عجیب و غریب. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹھیکیدار جو آئین کے بنے ہوئے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مرضی کا آئین انٹرپریٹ ہو یا سپریم کورٹ یا ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں یا جوڈیشری کے ہیں وہ کمپیٹنٹ ہے. آپ کی کیا اتھارٹی؟ آپ بات ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس میں بات یہ ہے جی کہ قوم جو ہے ان حکمرانوں سے تنگ آئی ہوئی ہے. ان کی کرپشن 33,000 ارب کا جو نقصان انہوں نے 4-4.5 سال میں پہنچایا ہے, اس کے بعد تو قوم جوڈیشری سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ایک دن ضائع کیے بغیر ان کو وہ ایگزمپلری پنشمنٹ دی جائیں جو بھی حکمران ہیں, بیوروکریٹس ہیں, بزنس مین. بہت شکریہ مصطفیٰ جی. لاہور سے لائیو کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے, ان کا بھی یہی موقع تھا جیسے کہ پہلے لائیو کالر تھے, ان کا بھی جلد سے جلد سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ سنانا چاہیے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے. ایک اور ہم خبر پہ شامل کرتی چلوں جو کہ اس وقت عمران خان اور شیخ رشید کی ملاقات کے حوالے سے. عمران اور شیخ رشید کی ملاقات ہوئی ہے, انتخابی امور طے پا گئے ہیں جی. تحریک انصاف شیخ رشید کی مد مقابل امیدوار کھڑا نہیں کرے گی. اتحاد کا اعلان 13 اگست کو کیا جائے گا. بہت بڑی ایک نئی سیاسی پیش رفت ہے. یہ ایکسپیکٹڈ تھا, کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اور مطلب کافی دنوں سے اگر نرم گوشہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رکھتے تھے, اور کافی حد تک یہ طے ہو چکا تھا مطلب کہ وہ 13 اگست کو جو اعلان کر رہے ہیں وہ یہی ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ الائنس کریں گے جا کے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی پارٹی تو نہیں ہے شیخ صاحب کی, اور خود لاسٹ الیکشنز میں کوئی ان کی پرفارمنس بھی بہت اچھی نہیں رہی. تو اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ مل کے. اچھا دلاور صاحب, دوسرا یہ بڑا انتخابی الائنس سامنے آ رہا ہے. اس سے پہلے قواف لیگ اور پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر چکی ہے, ہم خیال اور مسلم لیگ نون کر چکی ہیں, اور اب یہ تیسرا ہم کہہ سکتے ہیں عمران خان اور شیخ رشید کر رہے ہیں. ہم خیال کے پاس بھی سیٹیں ہیں, نون لیگ کے پاس بھی سیٹیں ہیں, قواف لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے پاس سیٹیں ہیں, عمران خان صاحب کے پاس بھی, لیکن شیخ رشید صاحب کے پاس کیا ہے جو وہ الائنس کرنے آگے؟ یہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ وہ اپنی سیٹ بھی ان کی پرفارمنس کو ٹھیک نہیں رہی, تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب کتنا پروڈکٹیو ثابت ہوتے ہیں. لیکن میں ایک امیر عباس صاحب یہ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اپوزیشن اتنی سکیٹرڈ ہے
کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہی, لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, سارا وہ کوئی لوگ دوسری ریلیف کی طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی پولیٹیکل ریلیف انہیں ملے یا کوئی آئے, اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں علیحدہ سے علیحدہ بناتی چلی جا رہی ہے. اور اب بھی یہ ایک تھیوری جو ہے پولیٹیکل تھیوری ایک چل رہی ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب اور مسلم لیگ نون جو ہیں یہ آپس میں ٹکرا کے ایک دوسرے کا بڑا نقصان کر سکتے ہیں, یہ کر دیں, تو اس کا کس کو فائدہ ہوگا؟ تو یہ اپوزیشن کو میرا خیال ہے کچھ پوائنٹس کے اوپر اپنے آپ کو یونائٹ کرنا چاہیے, اور لارجر دین سیلف ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیلئر ہے اس گورنمنٹ کا تو اس کے اگینسٹ عوام کو ایک ریلیف دینا چاہیے, کوئی ہوپ دینی چاہیے, نہ کہ یہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کرے جو پچھلے ایک ہفتے سے کام شروع ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف میں وہی سارے پرانے چہرے ہیں, جیسے کہ خورشید محمود قصوری اور شاہ محمود قریشی کو عمران صاحب نے اپنی پارٹی میں شامل کیا تو ان کا گراف جو ہے کافی نیچے آ گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب شیخ رشید صاحب کو شامل کرنے جا رہے ہیں تو گراف جو ہے ان کا مزید یہ بڑی اہم بات جو ہے نا, بڑی اہم طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ عمران صاحب جو کہتے تھے کہ ہم ایک نئی چینج لے کے آ رہے ہیں کہ جی اب وہ پرانے چہرے نہیں, نئی بات, نئی لوگ, وہ تو تقریباً چہروں کے چینج کی کم بات کرتے ہیں, وہ مینیفیسٹو کے چینج کی یا نظام حکومت کے چینج کی زیادہ امیر عباس صاحب مینیفیسٹو بھی تو کیا ہے کنکریٹ. آپ دیکھیں نا, بات یہ ہے مینیفیسٹو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم 90 روز میں کرپشن ختم کریں گے, مینیفیسٹو اب یہ ہونا چاہیے کہ کیسے کریں گے. اب یہ چیزیں ہاں, اب ہم یہ اس کا میکنزم کیا بنایا ہے آپ نے کہ کیسے ہے وہ ہمارے سامنے لے کے آئے, ہمیں پتہ چلے. خالی یہ نعرے جو ہیں شاید وہ اس لیے نہ لا رہے ہوں کہ ان کا آئیڈیا چوری نہ ہو جائے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, یا تو اگر آپ نیک نیتی سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چوری ہونا چاہیے. اگر میرے پاس کرپشن ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہو تو میں تو اس کو پبلک کروں گا. چور بیٹھے ہوئے بہت سارے, میں ان کو مزید چوری میں تو یہ چاہوں گا کہ وہ خوب چوری ہو تاکہ کرپشن کسی طرح ختم ہو, چاہے میرے آئیڈیاز. چوری تو ضرور ہو جائے گا لیکن اس چوری کا عوام کو فائدہ نہیں حاصل ہوگا. اس میں بھی وہ پھر ان کی سیلف آ جاتی ہے نا کہ میرے ذریعے ختم ہو. دیکھیں اگر آپ ملک کے ساتھ سینسیئر ہیں, میں نہیں یہ چاہتا کہ میرے ذریعے میں کہتا ہوں ختم ہو کسی طرح بھی. اگر میرے آئیڈیاز کوئی چوری کر کے کر لیتا ہے کرپشن ختم تو کرنی چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر سمر مبارک من کے آئیڈیاز کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, دیوار پہ دے مارا, انرجی کانفرنس ہوئی, آئیڈیاز ہوئے, ان کو کیا کیا. شاید اگر عمران خان دے بھی دیں گے تو اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہو پائے گی. ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں. نہیں لیکن میرا مطلب پبلک تو اویئر ہوگی نا, لوگوں کو یہ بات ہے, لوگوں کو ضرور پتہ چلے گا کہ آخر راستہ کون سا ہے اور ہم نے ملک کو کس سمت میں لے کر چلنا ہے. عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم اس سمت میں لے کر جانا ہے, عمران خان صاحب کو بتانا چاہیے لوگوں کو کہ وہ صرف یہ نہ کہیں کہ ہم 90 روز میں ختم کریں گے, ختم کریں گے کس طرح سے بھی بتانا پڑے گا. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں امن و امان کے حوالے سے. لاہور میں 21 ڈاکے, 89 لاکھ کا مال اور نقدی لوٹ لی, 8 گاڑیاں چوری ہوئی ہیں جی. ساندہ میں اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 32 لاکھ کی نقدی, 4 لاکھ کے زیورات لیے گئے. گوال منڈی سے ایک رکشہ اور مختلف علاقوں سے. امن و امان کی صورتحال اگر صوبائی دارالحکومت میں یہ ہے تو باقی علاقوں میں کیا ہوگا؟ ویسے اس دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو صوبائی حکمران ہیں ان کی وہ گرپ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی, جو پہلے ہم انہیں دیکھتے رہے ہیں کہ وہ بڑی گرپ کیے رکھا ہے انہوں نے گورنمنٹ پہ, جو لاسٹ ان کا ٹینور تھا. اس دفعہ وہ چیز اتنی نظر نہیں آ رہی. ان کا دھیان جو ہے وہ تعمیراتی کاموں میرا خیال ہے کہ ان کو ان چیزوں پہ ایک تو امن و امان اور دوسرا پرائس کنٹرول وغیرہ ان چیزوں پہ بڑی خصوصی توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اس سے مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں. لوگوں کا سکون اور لوگوں کو روزگار کے مواقع, امن و امان ہوگا تو مواقع ملیں گے. اور اسی طرح جب پرائس کنٹرول ہوں گی, لوگ خام خواہ کی وہ نہیں کر رہے ہوں گے, لوگوں سے جو ہے وہ پیسے نہیں اکٹھے کر رہے ہوں گے بلکہ جائز کریں گے, تو لوگوں کو سکھ کا سانس ملے گا. ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. گورننس کا وہ لیول نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. ٹھیک, دلاور چودھری صاحب جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے اور انہوں نے آج کی جو اہم خبریں تھیں ان پہ اپنے تبصرے اور تجزیے ہمیں دیے. بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شامل ہونے کے لیے. اور روز ہم ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تو بات کرتے ہی ہیں امیر, لیکن ماہ مقدس ہے, رمضان المبارک ہے اور 14 اگست بھی قریب آ رہا ہے. تو امیر عباس نے داتا صاحب جو ہے وہاں پہ گئے تھے, وہاں جا کے انہوں نے حاضری دی تھی. اور امیر کیسا رہا آپ کا وہاں؟ مدیہ حضرت داتا گنج بخش کا مزار جو ہے, ان کی روحانی شخصیت وہ نہ صرف مسلمانان پاکستان بلکہ پورے برصغیر اور اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور وہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حضرت داتا گنج بخش کو, اور ان کے جو تعلیمات ہیں اس کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے, اس سے لوگ بہت رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو ہم نے جو کہ ماہ رمضان المقدس ہے, اسی مناسبت سے ہم وہاں پر گئے اور ہم نے جو خطیب ہیں جامعہ مسجد دادا دربار مفتی رمضان سالوی صاحب, ان سے ملاقات کی اور ہم نے اس پورے دادا دربار کا وزٹ کیا. آپ کو وہ سب دکھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से माह मुक़द्दस के हवाले से आज न्यूज़ लाउंज के इस सेगमेंट में मैं मौजूद हूँ हज़रत अबुल हसन अली बिन उस्मान अल जुलाबी अल हजवेरी अल गज़नवी अल मारूफ दाता गंज बख्श के दरबार पर। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं हज़रत दाता गंज बख्श का मज़ार। आपको बताते चलें कि गंज बख्श वो खिताब है, वो लक़ब है जो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जिनका मज़ार अजमेर शरीफ भारत में मौजूद है, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, उन्होंने अदा किया था। और तारीख़ी एतबार से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें मिलता है हज़रत दाता गंज बख्श की तामीर के हवाले से, तो कहा जाता है कि गज़नवी बादशाह सुल्तान इब्राहिम बिन सुल्तान मसूद गज़नवी ने आज से तकरीबन 1100 साल पहले इस मज़ार की तामीर की थी। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बदलता रहा, मुसलमान हुक्मरान आते रहे और हज़रत दाता गंज बख्श के अकीदतमंदों ने अपनी ज़ाती कोशिश से भी इस मज़ार को मज़ीद खूबसूरत किया और आज ये वसी से वसीतर होता हुआ इस हालत में हमारे सामने मौजूद है। इस मज़ार में सिर्फ यहाँ पर मज़ार नहीं है बल्कि ये बाकायदा एक दादा दरबार कॉम्प्लेक्स बन चुका हुआ है। यहाँ पे एक मेडिकल के हवाले से एक अस्पताल मौजूद है, उसके अलावा एक लाइब्रेरी मौजूद है, एक इंतहाई खूबसूरत वसी और अरीज़ एक मस्जिद मौजूद है जहाँ पर कहा जाता है कि तकरीबन एक वक्त में 50,000 नमाजी जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में भी है और आपको ये सब कुछ दिखाते हैं। आइए चलते हैं और दौरा करते हैं दाता दरबार। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खतीब जामिया मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब के साथ। वो हमारे साथ हैं इस वक्त। आपको बताते चलें कि इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया मस्जिद दाता दरबार में, जहाँ पर 50,000 के करीब नमाजियों की तादाद के बारे में कहा जाता है कि वो एक वक्त में पढ़ सकते हैं। दाता दरबार वो जगह है कि जहाँ पर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के अलावा पूरे बरे सगीर और बरे सगीर के अलावा दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो औलिया कराम से बहुत अकीदत रखते हैं, जो तसव्वुफ से बहुत अकीदत रखते हैं, उनकी नज़र में हज़रत दाता गंज बख्श हज़रत अली अजमेरी का जो मकाम है वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। आज हम इस वक्त मौजूद है दाता दरबार में और हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब। उनके साथ हम इस जगह का दौरा भी करेंगे, वो हमें मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाएंगे, दाता कम्प्लेक्स दिखाएंगे। उन्हीं से बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। ये बात कही जाती है कि ये वो जगह है जहाँ पर जब भी कोई वली खुदा, जब भी कोई सूफ़ी इस खित्ते में इस धरती पे आया तो उसने ज़रूर दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़िरी दी अक़ीदत के तौर पर। जिस तरह कहा जाता है कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी यहाँ पर आए, उन्होंने 2 हफ्ते तक यहाँ पर क़याम किया, बल्कि गंज बख्श का लक़ब जो है वो भी उन्होंने अदा किया। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि हज़रत दाता गंज बख्श की शख्सियत के हवाले से तसव्वुफ में और औलिया कराम में वो किस दर्जे और किस मुकाम पर फाइज? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपके इस सवाल की तरफ आते हैं कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत और आपकी खिदमत एक तवील इसका मौजू है और जवाब भी है इसका। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उम्मत मुस्लिमा के और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के उन सरखेल सूफिया और उलमा में हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामत के दर्जे पर फाइज किया है। अम्बिया अलैहिस्सलाम बिलखुसूस हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का सिलसिला कुल्ली तौर पर ख़त्म हो गया, लेकिन तबलीग दीन का जो सिलसिला है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के अफराद के ज़रिए रूनुमा हुआ है। और उनमें जो नुमायाँ शख्सियत इस बर्र सग़ीर पाक व हिंद में जिनके आमद की बरकत से, जिनकी तबलीग की बरकत से, जिनकी काविशों से यहाँ पर इस्लाम की शमा रोशन हुई और आज बिलाशुबा करोड़ों की तादाद में मुसलमान इस खित्ते में मौजूद हैं, तो वो इन्हीं नफूस क़ुदसिया और बिलखुसूस हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा उनकी तबलीग और उनकी शख्सियत और उनकी खिदमत का सदका है। अच्छा मुफ्ती साहब, हम ये भी जानते हैं कि दादा साहब ने इल्म के हुसूल के लिए, रियाजत और मशक्क़त के लिए और तसव्वुफ़ के इस मुकाम पर पहुँचने के लिए दौरा किया अज़रबैजान का, तुर्की, ईरान, इराक़, गज़नी से उनका ताल्लुक़ था। फिर वो अपने मुर्शिद के कहने पर शाम से गज़नी आए, वहाँ से फिर पेशावर और पेशावर से उन्होंने आके लाहौर में पड़ाव डाला। और आज हम देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने रियाजत की, मशक्क़त की और दुनिया के कोने कोने में गए और इल्म हासिल किया, इल्म की प्यास बुझाई। आज उनके अक़ीदतमंद भी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो लोगों की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर आती रहती है अमूमी तौर पर, और ख़ास तौर पर जिस तरह रमज़ान मुबारक है, आखिरी अशरा करीब आने वाला है, उसके अलावा ईदैन के मौके पर कितनी दुनिया यहाँ पर आती है। 1000 साल गुजरने के बाद भी आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह मोहब्बत व अक़ीदत से इनकी बारगाह में हाज़िरी के लिए खिंचे चले आते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा तफसीली जायज़ा लें, महकमा औक़ाफ़ ने जो ज़ायरीन के लिए जो यहाँ पे एहतमाम किया हुआ है
जो मुख्तलिफ़ तरह के इदारे यहाँ हैं जो पूरा साल काम करते हैं, रमज़ान मुबारक में उनका जो खुसूसी इत्माम होता है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक तफसीली नशिस्त दरकार है। लेकिन जो सवाल आपने किया है, आम दिनों में यानी रमज़ान मुबारक के अलावा और आपके उर्स पाक के अलावा आम दिनों में यहाँ पे 24 घंटे ये मज़ार शरीफ खुला रहता है और एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 24 घंटे में 50 से 60 हज़ार लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ औक़ात में यहाँ हाज़िरी देते हैं और अपने लिए बाइस सादत समझते हैं आम दिनों। और इसके बाद रमज़ानुल मुबारक में ये जो लोगों का एक अक़ीदतमंदों का हुजूम है वो बिल्कुल अपने उरूज पे होता है। जुमा की अदायगी के लिए एतकाफ़ का जो आखिरी अशरा है रमज़ानुल मुबारक में, उसमें बिलाशुबा अब आपने ख़ुद मुलाहिज़ा किया होगा कि इस वक्त नीचे बेसमेंट, पीछे समा हाल, पूरा ये हाल दरबार शरीफ से पीछे जो जगह है, हत्ता कि औक़ाफ़ के और दरबार शरीफ की इंतज़ामिया ने यहाँ खाली जगह पे टेंट बिछाए हुए हैं और लोगों के लिए नमाज का एहतमाम किया हुआ है। और बिलाशुबा मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे 50,000 आदमी की गुंजाइश है तो लोग इससे कहीं बढ़ जाते हैं और उनकी तादाद इस मामले में कहीं ज़्यादा होती है। और उनका मतम नज़र सिर्फ एक ही होता है कि हम अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हों, वहाँ उनके पड़ोस में चल के नमाज को अदा करें और उनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तक़र्रुब भी चाहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो उनके वसीले से दुआ भी करें। और यकीनन अल्लाह ताला ने हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी को वो मर्तबा और मकाम अता किया है कि आपके दर पे आने वाला यानी सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ये मेरे ज़ाती मुशाहदे में है, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, हर मज़हब के हर अक़ीदे के लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और अपने तरीके के मुताबिक वो हाज़िरी भी देते हैं, सलाम भी अर्ज़ करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआएं भी करते हैं और यकीनन वो अपनी झोलियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से भर के लेके जाते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर हम बात करें दाता गंज बख्श के पैगाम की, जो पैगाम न सिर्फ दाता गंज बख्श बल्कि तमाम सूफिया कराम का, तमाम औलिया कराम का, वो अमन और आशती पर मबनी है, वो भाईचारे पर, बर्दाश्त, मोहब्बत, अखुवत, रवादारी, और बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि आज वो तमाम बुराइयाँ जो हमारे माशरे में, जो आज दुनिया में, जो इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद हैं, उन तमाम बुराइयों के बरक्स जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, वो तमाम अच्छाइयाँ ऐसी हैं जो हमें सूफिया कराम या औलिया कराम के पैगामात से, उनकी ज़िंदगी से, उनके ऐसे नमूनों से मिलती हैं। तो हज़रत दाता गंज बख्श का जो पैगाम है, क्या वजह है कि वो उस तरह से आम नहीं हो पा रहा, उसकी वो तासीर नहीं मिल पा रही, लोग क्यों नहीं उस आशिकी की तड़प में आगे गुम हो पा रहे जो होना चाहिए? ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं इससे बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा कि आपका पैगाम नहीं पहुँच रहा या ऐसी बात नहीं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान में जो लोग औलिया किराम को मानने वाले हैं, अहले सुन्नत व जमात के उस मकतब फ़िक्र से जो ताल्लुक़ रखते हैं, कि जो सूफिया को मानने वाले हैं, तारीख़ इस पर शाहिद है कि इस वक्त भी पाकिस्तान का सबसे अमन पसंद तबका और सबसे अमन पसंद लोग वही हैं जो इन औलिया इज़ाम को मानने वाले हैं। इनकी तालीमात का सदका है और इनकी जो रोशन हमारे लिए जो रहनुमा उसूल हैं। कश्फुल माजूब शरीफ आपकी एक मशहूर ज़माना तसनीफ़ है, उसमें आपने अपने जो तजर्बात, मुशाहदात और जो इरशादात फरमाए हैं, मैं समझता हूँ कि वो कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो सीरत मुबारक है उसका एक निचोड़ है जो उन्होंने इंसानियत के लिए, लोगों के लिए उनकी तरबियत। आपने कश्फुल माजूब की बात की है। कश्फुल माजूब के अलावा बहुत सारी कुतुब ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दाता गंज बख्श की चोरी हो गई जब उन्होंने ऐसी बात नहीं है, कुछ बाद में लोगों ने अपने नाम से शाया किया। इस तरह की बात भी, इस तरह की बात चूँकि दाता गंज बख्श हजवेरी ने अपनी किताब कश्फुल माजूब के मुकदमे में खुद जिक्र फरमाई है कि उनका एक दीवान जो है वो चोरी हो गया, उनकी एक और किताब थी वो किसी और ने नाम से शाया कर दी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कश्फुल माजूब जो है वो असल फ़ारसी में जो है और उसका जो एक उर्दू ज़बान में मुतअद्दिद तर्जुमे मौजूद हैं, वो आपकी अपनी ही लिखी हुई तसनीफ़ है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं। और इस किस्म की चीज़ें आपने खुद अपने तजर्बात और मुशाहदात में जिक्र की हैं, लेकिन जो मशहूर ज़माना तसनीफ़ है वो कश्फुल माजूब की सूरत में आज भी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि वो आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए और आपके पास आने वालों के लिए, आपके अक़ीदतमंदों के लिए एक रहनुमा उसूल की हैसियत रखता है। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये बड़ा मशहूर मलफूज है कि आपने ये फरमाया कि अगर किसी का कोई मुर्शिद ना हो तो वो कश्फुल माजूब को पढ़ ले तो उसको मुर्शिद मिल जाएगा। मैं इसकी तशरीह जो है वो दो अंदाज से किया करता हूँ।
एक तो ये है कि जब वो कश्फुल माजूब को पढ़ेगा तो उसको उन उसूलों का पता चल जाएगा, उस स्टैंडर्ड का पता चलेगा कि मुर्शिद कैसा होना चाहिए। उसकी रोशनी में उसको परखने में आसानी हो जाएगी कि मुर्शिद कामिल कैसा होता है। मुर्शिद तो मौजूद है लेकिन उनसे रुश्द और हिदायत वाली बात नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है, उसका दूसरा मफहूम यह है कि अगर उसको मुर्शिद कामिल किसी इंसान की सूरत में नहीं मिल रहा, वो कश्फुल माजूब को ही पकड़ ले, उसकी तालीमात और उसके ऊपर जो आपके इरशादात हैं उनको अमल करे, तो जो काम एक मुर्शिद कामिल ने करना है रुश्द व हिदायत का, उसकी रहनुमाई और इस्लाह का, वही काम ये किताब कर देगी और उसको किसी और चीज़ की हाजत। अच्छा मुफ्ती साहब, तसव्वुफ से जिस तरह से लोगों को रहनुमाई मिली, तसव्वुफ एक मुकम्मल उसमें एक ज़ाब्ता हयात मिलता है इंसान को, ज़िंदगी इंसान किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से तकमील तक पहुँचा सकता है। लेकिन एक जो नाक़दीन है दूसरी जानिब वो कहते हैं कि खानकाही निज़ाम ने नुकसान भी बहुत पहुँचाया हमारे माशरे में। नहीं, देखिए मैं बता दूं कि हर तबक़े फ़िक्र में और हर नज़रिए के लोगों में मुख्तलिफ़ तरह के लोग मौजूद होते हैं, ठीक है। और जैसे कहते हैं कि काली भड़े हर तबके में मौजूद हैं, तो बात यह है कि इस किस्म की जो बात है वो इस तसव्वुफ के नाम पर आने वाले जो नाम नेहाद लोग हैं उनकी बेअमली बदअमली की वजह से ऐसा तासुर उभरता है। वरना पहली बात तो यह है कि तसव्वुफ कोई कुरान और सुन्नत के पैरेलल, उसके मुकाबिल कोई अलग चीज़ नहीं, बल्कि बुनियादी तौर पर तसव्वुफ जो है वो कुरान और सुन्नत की ही अमली और इखलास के साथ ताबीर और अमल का नाम तसव्वुफ है। जो कुरान मजीद की आयत रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम से है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस की तरफ इशारा मल एहसान के जवाब में कि अंताबुदल्लाह का अन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, ये इन चीज़ों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस मरतबा एहसान और जिस मरतबा इखलास की तरफ इशारा फरमाया है, और वो जो तज़किया नफ्स और तज़किया बातिन की जो बात मिलती है उसकी अमली ताबीर का नाम ही बुनियादी तौर पर तसव्वुफ है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो अक़ीदतमंद मौजूद हैं औलिया कराम के, ख़ास तौर पे दाता गंज बख्श के, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी, वो अपने नजराने या वो ख़ास जिस चीज़ में वो माहिर हैं, कोई सलाहियत रखते हैं, उस हवाले से वो यहाँ पर लेकर आते हैं। वो यहाँ पर जो भी इंतज़ामिया उसके पास लेकर आते हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ एक ख़तात मौजूद हैं, वो उन्होंने ख़ताती की है, कैलीग्राफी की है, ये तहरीर लेकर आए हैं। फ़ाबिया आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, तुम कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नेमतों की बात अगर हम करें, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें अता की हैं, बहुत सारी कुदरती जिसे हम मादनियात कह सकते हैं, दरिया हैं, समुंदर है, जंगलात हैं, पहाड़ हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज मुल्क जिन मसाइल का शिकार है, कौम जिन मसाइल का शिकार है, जिस उलझन परेशानी और जहनी दबाव में लोग रह रहे हैं, उलमा कराम, सूफिया कराम और तसव्वुफ के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल का हल क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले ही तो बात समझने की ये है कि हम मुसलमान बिलखुसूस पाकिस्तानी उमूमी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और शरीयत से बागी हैं और हम उसे अमलन अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके नतीजे में वसाइल होते हुए उन वसाइल में बेबरकती है, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं है और ज़ालिम और जाबिर हुक्मरानों का मुसल्लत होना है, और बहुत सारे ऐसी वजूहात हैं कि जो हमारी अपनी बदअमली और कोताही की वजह से हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं। और इनसे निकलने का एक ही हल है कि हम अपने आप को सही मुसलमान भी बनाएं और अपने आप को कुरान और सुन्नत के अहकामात का पाबंद बनाएं। और ख़ास तौर पर सूफिया इज़ाम ने, औलिया इज़ाम ने जिस मोहब्बत का, जिस प्यार का, जिस अमन का, जिस बाहमी मवद्दत का दर्स दिया है, हम उसको अमली उस दर्स पर हम अमल पैरा हों। मुफ्ती साहब, जो ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, जो अक़ीदतमंद यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, उनके हवाले से क्या आदाब हैं? बुज़ुर्गान दीन के मज़ार पर हाज़िरी देने के हवाले से बहुत से कुछ तो हिम्मत पाई जाती हैं, कुछ एतराज़ात भी सामने आते रहते हैं, तो आप उन अपने वो अक़ीदतमंद जो यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि दीगर औलिया कराम के मज़ारात पर, उनके लिए क्या पैगाम है? वो आदाब ख़ास तौर पर हमें बताइएगा कि जिससे उन्हें हाज़िरी देनी चाहिए। देखिए जी, सबसे पहले तो ये इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पर हाज़िर होना बाइस रहमत है, बाइस बरकत है और बाइस मनफ़ियत है। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फ़तावा रिज़विया शरीफ में और दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने मज़ारात पर हाज़िरी के आदाब को बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। बदकिस्मती से लोगों में उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है और उसमें लोगों को उस दर्जे का इल्म नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी खिलाफ शरअ हरकत करते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि जब भी मज़ार पे हाज़िर हों, सर को ढांप के हाज़िर हों
ख़वातीन के लिए या मर्दों के लिए? मर्दों के लिए ख़वातीन पर्दे में हाजिर हों, उनके लिए आने का अलग रास्ता यहाँ भी मौजूद है। मर्दों के साथ बिल्कुल किसी किस्म का उनका इख्तिलात ना हो, औरतें अलहदा बापर्दा हाज़िरी दें और मर्द जो हैं वो मर्दाना साइड से आकर हाजिर हैं और बावुज़ू हों और कुरान मजीद कुछ पढ़ के लाएँ। यहाँ पे आके सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें। अफजल और आला ये है कि मज़ार शरीफ से 1.25 गज़ दूर रहें और वहाँ दूर खड़े होकर फातिहा शरीफ पढ़ें। उनके लिए दर्जात की दुआ करें, इसाले सवाब की दुआ करें। उसके बाद फिर अपने लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने आबा व अजदाद वालिदैन के लिए, सब के लिए दुआ खैर करें और उसके बाद चले जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल बरकत के लिए, हुसूल मनफ़ियत के लिए बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात को, उनके आस्थान को चूमना, बोसा देना जायज़ है, लेकिन वो इतना क्लियर और वाज़ेह होना चाहिए, ताज़ीम, मोहब्बत और ताज़ीम के हवाले से। लेकिन ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि माथा टेकना, सजदा करना ये शरअन हराम है, गुनाह है और ख़ुद भी इससे बचना चाहिए। और अगर कोई देखे कि वो सजदा कर रहा है, माथा टेक रहा है, तो उसे मोहब्बत के साथ उसे रोकना चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजदा ताज़ीमी से भी मना फरमाया। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दादा दरबार में कायम हुजरा एतकाफ़ ख्वाजा खासगान गरीब नवाज़ हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के, और इसकी तारीख़ी हकीकत और हैसियत क्या है उसके बारे में पूछते हैं मुझसे। साहब, इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, ख़ास तौर पे दादा गंज बख्श का ताल्लुक़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से? बुनियादी ताल्लुक़ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का ख़ास तौर पर है दाता साहब से। आप अजमेर जाते हुए यहाँ पे आपने 40 दिन क़याम फरमा के चिल्ला किया, इबादत और रियाज़त में मशगूल रहे, और ये वो ख़ास जगह है कदमों की तरफ जहाँ पे आप चिल्ला कर शुरू। ये साथ पुरानी मस्जिद के आसार मौजूद हैं, वो मेहराब भी मौजूद है जिसमें आपने पीछे खड़े होने वाले मोतरज़ीन को काबतुल्लाह की यहाँ से ज़ियारत करवाई थी। तो आप यहाँ चिल्ला का शुरू है 40 दिन, और जब यहाँ से जाने लगे तो जो आपको हज़ूर फैज़ आलम की ज़ाहिरी सूरत में आपको मुलाकात भी हुई, और वो सीने से लगा के जब फ़यूज़ बरक़ात अता किए तो जाते हुए गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़ सारा पीर कामिल कामिलाना रहनुमा का ये जो मशहूर और आफाकी शेर है, ये कहते हुए आपकी खिदमत में नजरान अक़ीदत पेश करते हुए चले गए। तो ये बुनियादी तौर पर आपका, और यहाँ पे 6 रजब को महकमे औक़ाफ़ जो है इस हुजरे की खुसूसी एक गुस्ल का और एक इसाले सवाब का और एक खुसूसी प्रोग्राम जो है वो हर साल आपकी अक़ीदत में यहाँ भी मुनक़िद किया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर वो यादगार है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमत की, जो आपकी चिल्ला लगा। नाज़रीन, ये आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं हज़रत दाता गंज बख्श हज़रत अली हजवेरी का मज़ार। मुफ्ती रमज़ान सालवी साहब खतीब जामिया मस्जिद दाता दरबार हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, आप अगर बता सकें कुछ सिलसिला नसब के बारे में हज़रत दादा गंज बख्श के, वो कहाँ से जाके मिलता है और उन्होंने कौन कौन सी मुशक्क़त जिद्दोजहद की बरे सग़ीर में इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के हवाले से? देखिए, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो सिलसिला तरीक़त है वो भी मशहूर बुज़ुर्गान दीन से 9 वास्तों के साथ हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचता है, और आपका जो सिलसिला नसब है वो भी जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचता है, और आप उनकी औलाद से, और आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। और जहाँ तक आपके मुजाहदात का और आपकी खिदमात का ताल्लुक़ है, तो बात यह है कि इसके लिए बड़ा तफसीली वक्त दरकार है कि एक वली कामिल जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में एक आलमगीर मकबूलियत अता की है, वो अल्लाह के यहाँ इस मर्तबे और मकाम और मकबूलियत तक पहुँचने के लिए किन मराहिल से उसको गुज़रना पड़ा, अपने इल्मी मैदान में, मुजाहदे के मैदान में, मखलूक खुदा की खिदमत के लिए और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए किन किन मसाइब और किन किन आलाम का कहाँ कहाँ सफ़र किए, कितने कितने असातिज़ा किराम से मिले, कहाँ कहाँ चल के ज़ारत की, उनसे इक्तिसाब फैज़ किया, उसकी एक झलक जो है वो कशफुल माजूब शरीफ में आपने जो बुज़ुर्गान दीन के हालात, कैफियत, वाक़यात, मुशाहदात और आपने अपने जो उसमें इरशादात आपने फरमाए हैं, हम उससे उसको बड़ी आसानी के साथ अख़ज़ कर सकते हैं। और आपने इससे पहले सवाल किया था, महकमे औक़ाफ़ ने बिलाशुबा ज़ायरीन के लिए बहुत सारे शोबाजात कायम किए हुए हैं। यह हाज़िरी का है, राउंड द क्लॉक यहाँ पे खुदाम मौजूद होते हैं और ज़ायरीन को यहाँ पे ये सहूलत मुहैया होती है। सर्दियों गर्मियों के औक़ात में रात को 10:30-11 बजे और सुबह 1:45-2-2:30 बजे ये जो चौखट है ये दुआ और फातिहा के बाद बंद हो जाती है और सुबह फिर खोली जाती है। उस वक्त बाकायदा एक दुआ का एक पूरा एहतमाम होता है और लोग बड़ी दूर दूर से उस तहज्जुद के वक्त की दुआ में शिरकत के लिए या रात की इख्तितामी दुआ के लिए तशरीफ़ लाते हैं। उसके बाद फिर पूरा दिन ये सिलसिला कायम रहता है और यहाँ पे ज़ायरीन के लिए 24 घंटे लंगर का एहतमाम है, ख़ुद तकसीम कर सकते हैं, पकाया ला सकते हैं, पूरा एक सिस्टम मौजूद है। और उसके बाद फिर जो लोग नजराना डालते हैं हफ़्ते में 3 मरतबा बाकायदा उसकी एक सिक्योरिटी की पूरे एहतमाम के साथ जो है उसकी काउंटिंग की जाती है, बैंक के लोग और उसकी पूरा एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट आपने सिक्योरिटी की बात की है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश
آیا تھا 1 जुलाई 2010 کو, आज से 2 साल तकरीबन कबल, जिसमें तकरीबन 50 कीमती जानें ज़ाया हो गई, 200 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए. और एक ऐसी जगह कि जो मरकज़ है, जो महवर है अमन का, जहाँ से अमन का पैगाम मिल रहा है, जहाँ से नफ़रत, कदूरत, दुश्मनी, इंतहा पसंदी का पैगाम नहीं मिल रहा, ऐसा प्रचार नहीं किया जा रहा. आखिर क्या वजह है कि इस किस्म के वाक़यात, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो औलिया की सरज़मीन है, इसको रोकने के हवाले से आप समझते हैं कि उलमा को क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? अवाम के अंदर बर्दाश्त जो कम होती जा रही है, इस बारे में क्या पैगाम? देखें, मुल्क पाकिस्तान पहले दिन से यहूद व नसारा और गैर मुस्लिमों की नज़र में खटक रहा है, और पहले दिन से उसने मुल्क पाकिस्तान को हर सतह पे कमज़ोर करने की कोशिश की है. मैं ये समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी की जो लहर चली और जो चल रही है, और जिसके नतीजे में बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात, अब्दुल्ला शाह गाज़ी अलैहिर्रहमा का मज़ार कराची में हो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा का मज़ार पुरअनवार हो, या हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी का मज़ार हो, या कोई भी हो, ये सब उसी दहशतगर्दी का नतीजा है. मुल्क पाकिस्तान को नज़रियाती तौर पर, एतक़ादी तौर पर, ईमानी तौर पर हर लिहाज से कमज़ोर करने की साजिश है, जिसके नतीजे में ये इतना अजीम सानिया रूनुमा हुआ. और उसमें यकीनन उन लोगों की भी शरारत कार फरमा है. इसमें कोई बात नहीं कि जो औलिया इज़ाम के बारे में अच्छे नज़रियात नहीं रखते, वो हम उनको पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं चल के ये कहा जा सकता है कि अपनों की जो कारिस्तानियाँ हैं, कुछ शरारतें जो हैं, वो उसमें कार फरमा हैं उसके नतीजे में. और उसके अलावा महकमे औक़ाफ़ के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, दाता दरबार हॉस्पिटल है. मेरा ख्याल करोड़ों